हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी बोर्ड एक्सपर्ट पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं विलियन चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए पेपर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे और 100% क्वेश्चन यहीं से ही आओगा। प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखना और स्किप मत करना। देखो भाई, महत्वपूर्ण सूत्र। सुनो भाई, मोल का सूत्र क्या होता है? मोल को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ये होता है भार अपोन में। भार को रिप्रेजेंट करते हैं डब्लू से। पहला सूत्र। उसके बाद मोल प्रभाज। मोल, अगर जीटा बी के निकाल लूंगा तो आओगा एन बी। अच्छा, एक चीज और याद रखियो, ये बाहर में ये हमारा होगा ग्राम में और ये होगा ग्राम पर। अगर हमें ए के निकालने हो तो ऊपर ए आ जाओगा, एन ए अपोन में एन ए प्लस। इतना आ गया, उतारने नहीं है, पहले सामने देखो। सुन भाई, मोल का सूत्र पता लग गया, भार अपोन मोल प्रभाज का कोई एसआई मात्रक, क्योंकि ये अनुपात होता है, अनुपात का कोई एसआई मात्रक। उसके बाद यहां से आओगा हेनरी के नियम का सूत्र, या डायरेक्ट लिख ले हेनरी का नियम। हेनरी का दो सूत्र हैं, एक तो डायरेक्ट है P इक्वल के एच इंटू मैक्स, और ये गैस के लिए होता है। P क्या है? गैस का दाब, के एच हेनरी स्थिरांक, और ये एक्स मोल प्रवाह। सुनो भाई, हेनरी का नियम हो गया, मोल प्रभाज मोल हो गया। अब सुनो, अब आओगा राउल्ट का नियम। किसका नियम? तो भाई जो पी ए होता है वो बराबर होता है पी नोट ए जीटा ए, और पी बी बराबर होता है जीटा बी। ओके, टोटल का प्रेशर क्या होता है? अब सुनो, मैं बताऊंगा। मान लो तुम ए के लिए लिख रहे हो पी नोट ए, ए के बाद क्या होगा? बी, पी नोट बी, फिर में से उसमें से ए घटा दे। पी नोट ए जो यहां होता है उसी का मोल फ्रैक्शन यहां होता है। जैसे हमें टोटल ए के टर्म में लिखना था, किसके टर्म में? तो यहां पहले क्या होगा? बी, बी के बाद क्या होगा? ए, पी नोट ए, और जो यहां होता है ये राउल्ट के नियम पे आगे। अब सुन, हमने मोल का सूत्र पढ़ लिया, मोल प्रभाज का, हेनरी के नियम का। एक चीज और याद रखियो, जो पी नोट है वो शुद्ध ए का वास्तव, और पी नोट बी। अब अनुसंख्यक गुणधर्म, अनुसंख्यक, अरे इधर देख, अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म में पहला क्या था? वाष्प, इधर देख भाई,
पी नोट ए माइनस पी एस जीटा बी। पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इक्वल, ए का मतलब शुद्ध विलायक का वाष्पदाब और पी एस विलयन का वाष्पदाब। इसको मैं एक तरीके से और लिखता हूं, पी नोट ए माइनस के पी एस अपॉन में पी नोट ए, और ये हो जाता है भाई डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए। अगर ये ग्राम में होगा तो ऊपर कितने का मल्टी हो गया। उसके बाद कवथनांक में उन्नयन, कवथनांक में सुनो भाई, क्या फॉर्मूला था, डेल्टा टी बी इक्वल के बी इंटू में एम, और एम का नाम होता था मोललता। तो भाई डेल्टा टी बी के बी एम क्या हो जाएगा, एन बी डब्ल्यू ए किस में, के जी में रहेगा अभी। अगर तू इसे आगे लिखेगा या डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं पूरा, अगर हम इसे ग्राम में लेंगे तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई करने का, एन बी को भी चेंज कर सकते हैं, के बी एन बी की जगह क्या आ जाएगा इनटू में, ये हो गया। जो के बी होता है इसका एसआई मात्रक होता है केल्विन के जी पर मोल, और के बी का नाम होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, और के बी का वैल्यू वाटर के लिए होता है भाई फिर आता है हिमांक में अवनमन। हिमांक में सुनो भाई, हिमांक में अवनमन क्या था, डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू में एम, और एम भी यहां क्या होता है मोललता, इसलिए कहा था मैंने सारे टर्म पढ़ गई हूं। अब सुनो भाई, डेल्टा टी एफ का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होगा के एफ डब्ल्यू बी इंटू में 1000 एम बी डब्ल्यू ए किस में होगा ग्राम में, और के एफ का वैल्यू जल के लिए होता है 1.86 केल्विन के जी पर मोल। ओके, उसके बाद होता है प्रासरण दाब। प्रासरण दाब को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पाई इक्वल होता है सी आर टी, और यहां पे सी होता है मोलरता। सी क्या होता है, और मोलरता का जो फॉर्मूला होता है ना भाई, वो होता है एन बी, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए लीटर में। अगर एन बी को लिख देगा डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, तो वॉल्यूम को अगर एम एल में लेगा ऊपर कितने का मल्टीपल, इसे इसमें रख देंगे तो फॉर्मूला और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, वॉल्यूम एम एल में इंटू में 1000, और आर टी, आर गैस नियतांक, इसका वैल्यू 0.082 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। टी है यहाँ पे ताप। टी क्या था, अगर समपरासरी विलयन होते हैं, कौन से, तो समपरासरी वे दो विलयन होते हैं जिनके वाष्पदाब आपस में, हाँ भाई, वेंट होप गुणांक। वेंट होप गुणांक अगर आई का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो क्या होगा, वियोजन, और वियोजन के लिए फॉर्मूला था आई इक्वल 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू में अल्फा। अल्फा वियोजन की मात्रा, अल्फा वियोजन की आई क्या था, वेंट होप,
और n आयनों की उसके बाद अगर संयोजन होगा तो I लेस देन, और फॉर्मूला होगा I इक्वल 1 प्लस n को पलटी लगवा दी -1 इंटू में। अब यहां जो अल्फा है वो वियोजन की मात्रा नहीं संयोजन की मात्रा हो। सुनो भाई, अब कुछ को ये दिक्कत है ना भाई, क्वेश्चन पढ़ के समझते कैसे हैं, तो अब ध्यान से मेरे को सुन। पहले तो तमीज के साथ क्वेश्चन पढ़ना है बड़े प्यार से, कि क्वेश्चन ही पढ़ के समझ में नहीं आ रहा तो फिर तू करेगा ही क्या। कह रहा है एक आदर्श विलयन में अवाष्पशील विलय, किसकी बात हो रही है? कितने मोल है? तो भाई उन्होंने तो खुद ही बता दिया कि अवाष्पशील विलय के मोल, मोल को तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं, विलय को 20 है। भाई विलय को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं और विलायक को? तुम्हारे से करवा दूं भाई सारे क्वेश्चन आज। तो एन बी कितना दे दिया? 0. उसके बाद तथा विलायक के 8 मोल का वाष्प दाब दिए गए ताप पर कितना है? कह रहा समान ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पूछ रहा है। तो शुद्ध विलायक का पूछ रहा, तो ये किसका दे रखा? विलयन का। तो भाई कह रहा एक आदर्श, अरे बात तो एक आदर्श विलयन की हो रही ना, और विलयन के वाष्प दाब को किससे लिखते हैं? तो ये 60 mm दे दिया। अरे भाई एक आदर्श विलयन जिसमें अवाष्पशील विलय के 0.2 मोल तथा विलायक के का वाष्प दाब कितना दिया है, मतलब ये विलयन का वाष्प दाब सबसे लास्ट में लिख रखा है। और हम यहां से भी पता कर सकते हैं कि समान ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बताना है, मतलब P0 A बताना है, तो फिर तो ये विलयन का ही दिया होगा। इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है P0 A माइनस के PS जीटा बी। अब यही फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि हम इसको इसमें ब्रेक कर सकते हैं, एन बी P0 A, ये तो निकालना, इसे x मान लो। हमने इसे क्या मान लिया? x माइनस के, और P0 A एन बी 0.2 0.8 प्लस 0. तो भाई 0.2/1 हो गया, 0.8 प्लस 0.21 होता है। P0 A ये x हो गया, और PS कितना हो गया? और P0 A x। तो भाई 0. और 0.21 इसे इधर भेज, तो x माइनस 60 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं 1 का, इसमें करेगा तो यही आओगा, ये करेगा तो 0.2x, इंटरचेंज कर, x माइनस के 0.2x इक्वल माइनस का 60 इधर आके, ये 1 में से 0.2 गया, अरे ये पूरा 1x है, ये वरना x कॉमन ले ले, नहीं घटाना आता। 0.2 ये x बना, कितना मिला? 60। 1 में से 0.2 गया तो 0.8, x इक्वल 6 अपॉन में 0.8, पॉइंट हटा ऊपर 0 बढ़ा, 600 अपॉन में काट दे भाई, 2 से कटेगा ऊपर 300, नीचे कितना आ गया? फिर 2 से काट दे, 150 अपॉन 2, फिर 2 से काट दे। तो भाई इसका जो ऑप्शन होगा सुन भाई, अगर मैं 0.2 की जगह 0.4 कर दूं और 0.8 की जगह 0.6 कर दूं और 60 mm की जगह 120 mm कर दूं, फिर बता क्या आंसर होगा? क्या कह रहा है? एक आदर्श के द्विवांगी विलयन में, द्विवांगी का मतलब जिसमें 2 घटक होंगे, आया था ना तू कहानी पढ़ के घर से, एक ए और एक ए का वाष्प दाब PA और B का वाष्प दाब। कह रहा यदि अवयव A के मोल प्रभाज जीटा A या XA बोल लो, तो विलयन का कुल वाष्प दाब होगा। अगर मोल प्रभाज को किससे व्यक्त करा जा रहा? इसका मतलब, कहने का मतलब है एक ही टर्म वाला आंसर चाहिए इसे, जीटा A के टर्म वाला। तो हम क्या करते थे, हमारे लिए क्या, जो हमारे पास क्या जुगाड़ है भाई? P टोटल। अगर वो A के लिए बोल रहा तो हम शुरुआत किससे करते थे?
अगर वो ए के रूप में पूछेगा तो तू शुरुआत किससे करेगा? पी नोट बी से। फिर बी के बाद क्या होगा? माइनस, क्योंकि जो यहां होता है उसका विपरीत होता है यहां, वरना जो यहां होता है वो। अब सुन, ऑप्शन तो ये हो गया, पर अगर वो क्या लगता है यहां बी के टर्म में बताओ आंसर, ऐसा भी तो आ सकता था। अगर वो बी के टर्म में पूछता तो शुरुआत किससे करते? फिर यहां क्या आता? पी नोट बी तो वो ये एक के टर्म में है, ये उतारो। लिखा था ये वाला भाई, पी बी प्लस जीटा ए और पी ए माइनस। अभी हमने पढ़ा, मान ले हमें टोटल प्रेशर निकालना, और तुझे पता अगर मैं यहां ए से चलाऊंगा तो यहां किससे स्टार्ट होगा? जो यहां आता है वही, क्योंकि पहले वाले का विपरीत होता है। अब देखो भाई, एक तो अभी मैं इस पे क्वेश्चन सीखा जब ये इसकी बात ही आ गई। ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं, यहां से हम जीटा बी का मोल फ्रैक्शन काउंट कर लेंगे, तू ही करेगा क्वेश्चन। फिर जीटा ए प्लस जीटा बी किसने के बराबर होता है? तो 1 में से घटा के क्या पता कर लेगा? अब ये यहां से जीटा बी का मान यहां से निकल जाओगा, जीटा ए का। जो ये मोल प्रभाज होते हैं ना, जीटा ए जीटा बी, ये द्रव अवस्था में होते हैं। किसमें? अगर हमें वाष्प अवस्था में निकालने, किसमें निकालने? अगर हमें वाष्प अवस्था में निकालने तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पी ए वाई ए बराबर पी ए अपॉन में पी टोटल। और पी ए कैसे निकलेगा? पी नोट ए जीटा ए अपॉन में पी टोटल। और वाई बी कितना कैसे निकलेगा? पी बी पी टोटल। और पी बी कैसे निकलेगा? जीटा बी अपॉन में जीटा ए। कहां से आओगे? वो यहां से आओगे। ये कौन सी अवस्था में है? वाष्प अवस्था। एक बार ये उतार, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। और देख, शुद्ध द्रव बोल दिया तो ये पी नोट ए है और ये पी नोट, और कुल ये पीटी है। अब पहले कह रहा द्रवों का मिश्रण का संगठन, संगठन का मतलब है एक्स ए और एक्स बी द्रव अवस्था में। फिर किस में पूछ रहा? उतार करो। अरे ये रहा पी टोटल। अगर तू ए से शुरुआत करेगा तो ए के बाद क्या होगा? पी नोट बी माइनस पी नोट, और जो यहां होगा वही। करो काम। पी टोटल कितना दे रखा? ए कितना दे दिया? 450। बी कितना दे दिया? 750 माइनस 450। और ये कितना हो गया? जीटा बी। इसे इधर ले जाओ, 600 माइनस 450। 750 में से 450 गया तो बचा कितना? अरे 0 0, 5 में से 2 गया, 5 में से 5 गया जी। तो ये कितना बचा? 150, 300 और जीटा बी। इसे नीचे लेके जाओ, जीटा बी 150 अपॉन 300 कितना आ गया? तो फिर हम जानते हैं ना जीटा ए प्लस जीटा बी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। जीटा बी कितना आ गया? 1/2 इक्वल 1। ये प्लस इधर जाके 1 में से 1/2 गया, 1/2 बचा। अब हमें वाष्प अवस्था में निकालना। वाष्प अवस्था में कैसे निकलेगा? वाई ए इक्वल पी ए अपॉन में पी टोटल। पर हमें पी ए थोड़ी दे रखा, ये तो पी नोट ए है। तो पी नोट ए, पी ए से पी नोट ए में कैसे जाते हैं? पी ए से ऐसे जाते हैं, पी नोट ए जीटा ए, ऐसे ही तो जाओगे। तो भाई रख दे वाई ए इक्वल पी नोट ए। ए कितना दे रखा था? 450। जीटा ए कितना आ गया? 1/2। और टोटल कितना था? ये कट गया, 15 × 45 और 15 चौका
तो भाई 3/2/4, तो ये कितना बन गया 3/8। अगर ये आ गया तो फिर से वही बात है ना, वाई ए प्लस वाई बी कितने के बराबर होगा 1 के। तो ये कितना आ गया 3/8 इक्वल 1। ये प्लस इधर जाके तो 1 माइनस के 3/8 सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा। कह रहा 100 ग्राम द्रव जिसका मोलर द्रव्यमान कितना है, को 1000 ग्राम द्रव बी जिसका मोलर द्रव्यमान, मतलब ये विलय है और ये पर नाम चेंज कर दिए, इसका नाम ए रख दिया और इसका नाम, अब हम उसी हिसाब से कर लेंगे। भाई डब्लू ए कितना दे दिया 100 ग्राम, मोलर द्रव्यमान कितना है ए का 140 ग्राम पर मोल, बी कितना दे दिया और मोलर द्रव्यमान। सुन भाई ये पी टोटल कितना दे दिया, टोर इतना दे दिया। जो डाटा है बस उसे लिख दे। हमें निकालना क्या है, शुद्ध ए का वाष्पदाब पी नोट ए और दूसरा, अरे टोटल का मतलब वही होता है। और क्या निकालना है, क्या रहा शुद्ध ए का वाष्पदाब तथा विलयन में उसका वाष्पदाब। शुद्ध ए का ये है और विलयन में होता है ओनली पी ए। देख भाई और कोई चारा नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा होगा पी टोटल इक्वल पी नोट ए। अब देख सुन, तेरे पास टोटल भी है तो पी नोट बी भी है, क्या नहीं है ना तो जीटा ए है और ना ही क्या निकालना है। तो भाई जीटा ए निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एन ए प्लस, अब भाई एन ए निकालने का फॉर्मूला डब्लू ए अपॉन में एम ए, डब्लू ए अपॉन में एम ए और डब्लू बी अपॉन में। अब मैं प्रोसीजर बताऊंगा, तू कैलकुलेशन खुद करेगा। जीटा ए निकल गया यहां से, फिर जीटा बी कैसे निकलेगा 1 माइनस जीटा ए, ये जीटा यहां से सोल्व करके आ जाओगा, सारी वैल्यू ये रही, फिर ऐसे करके क्या आ जाओगा। अब देख तुझे टोटल भी मिल गया, जीटा ए भी मिल गया, जीटा बी भी मिल गया और पी नोट सोल्व करके क्या मिल जाओगा पी नोट ए। और जिधर पी नोट ए मिल गया फिर से फॉर्मूला लगा। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, 114 ग्राम ऑक्टेन क्या दे दिया, कितने ग्राम, अवाष्पशील विलय, मतलब ये ऑक्टेन विलायक है क्योंकि विलय की बात आगे कर रहा है। तो ये क्या बन गया डब्लू ए कितना दे दिया 114 ग्राम, ऑक्टेन की बात कर रहा है। ऑक्टेन का कार्बन संख्या कितना होता है 8, फॉर्मूला क्या होता है ऑक्टेन के लिए CnH2n+2। भाई 8, 8 का डबल 16 और 16 में 2 जोड़ देगा 18। इसका मोलर मास निकाल, कार्बन का कितना होता है 12, 8, हाइड्रोजन का कितना 1, सोल्व करके निकाल लेगा। ये भी कितना होगा 114 ग्राम पर मोल, 114 ग्राम पर मोलर द्रव्यमान विलय का कितना है। भाई विलय का डब्ल्यू बी तो बताया नहीं पर एम बी बता दिया, 40 ग्राम पर मोल की कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्पदाब घटकर कितना रह जाए। अब सुन, मान ले कोई पहले तेरे पास 100 रुपए थे, 100 में से 80% बचे तो घटे कितने, तो वही तो होता है। तो अब लिख ले, पहले प्योर प्रेशर कितना रहा होगा ए का 100, 80% बचा तो सॉल्यूशन का बचा। अरे पहले 100 था 80% बच गया तो 20 कम हो गया, 100 में से 80 घटाओगी तभी तो 20 मिलेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा पी नोट ए माइनस के पी एस अपॉन में, और यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला था डब्ल्यू बी इंटू में एम ए और एम बी डब्ल्यू ए, क्योंकि हमें इसमें क्या निकालना है भाई
कितनी मात्रा घोली जाए, किसकी, विलय की, WB बताना है। देख कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, बची कितनी, 80, तो हमने 80 लिख दिया। अब डायरेक्ट लिख दे 100 माइनस 80 अपॉन में 100। WB निकालना है, M में कितना था 114, MB 40 और ये भी 114, ये कट गया, 100 में से 80 गया, 20 पंजे 1/5 इक्वल WB अपॉन में 40, इसे इधर भेज दो तो 40 अपॉन में 5 कितना मिल गया, तो 5 8 जा। अरे सुनो, ये NCERT का क्वेश्चन है, इसका कैलकुलेशन मैं तुझे प्रॉपर करके दिखाऊंगा। सुन भाई, पहले क्वेश्चन समझ क्या है। कह रहा है एक विलयन जिसके लिए एक अवाष्यशील विलय के ठोस के लिए, तो ये अवाष्यशील विलय दे दिया, तो WB कितना दे दिया, किसमें घोल दिया, 90 ग्राम जल में। विलीन करने के बाद 298 पर वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब कितना आया 2.8 किलो पास्कल, 2.8 किलो। पहले यहां तक की कंडीशन दे दी, फिर कह रहा विलयन में 18 ग्राम जल और डाल दिया। पहले 90 ग्राम था, 90 से कितना और पहले 90 ग्राम वाटर था, तुमने 18 और, जिससे नया वाष्प दाब कितना हो गया किलो पास्कल। तो विलय का मोलर द्रव्यमान और जल का, एक चीज बता दूं, जो जल का वाष्प दाब होगा वो फिक्स होगा, उसमें कोई चेंज। शुद्ध जल के वाष्प दाब मतलब जो P0A होगा ना, उसका वैल्यू कांस्टेंट होगा, उसी में कोई परिवर्तन। और वही पूछ रहा जल का वाष्प दाब, वही तो है हमारे पास विलायक। तो पहली कंडीशन ले, फॉर्मूला डायरेक्ट ये होता है P0A माइनस के PS अपॉन में P0A WB MB MA और MB। देख इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से सुनता रहियो। P0A तो निकालना ही है भाई, विलय का वो जल का वाष्प दाब, मतलब यही तो निकालना P0A, और विलय का मोलर। सुन भाई, विलय का मोलर द्रव्यमान मतलब किसकी बात, MB निकालना। सुन कहानी, P0A निकालना है, PS कितना दे दिया 2.8, फिर से नीचे क्या होगा P0A, उसके बाद WB MA। अब वाटर है तो MA के लिए वाटर कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। अरे वाटर होता है H2O और H2O का होता है 18, तो MA हो गया 18। MB तो निकालना, यही तो नहीं पता। और WA, पहला कंडीशन पता लग गया, 0 से 0 कट गई, 9 दूनी 3 2 जा 6/MB आ गया। ये केस फर्स्ट है। केस सेकंड सुन, उसने क्या करा 18 ग्राम जल और ऐड कर दिया, पर 18 ग्राम जल और मिलाया तो लिख कहानी, पर जो अवाष्यशील ठोस है उसकी वैल्यू में कोई चेंज। देख मैंने बताया P0A जब भी चेंज नहीं होने का, है तो वो भी जल ही, वाष्प दाब थोड़ी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो शुद्ध जल का वाष्प दाब है, उसमें कोई परिवर्तन। पर जो नया वाला PS है वो बदल गया 2.9। अरे नए वाला कितना बना 2.9 अपॉन में P0A 30 18 MB और 90 में 18 और ऐड कर दे, 18 6 जा 108 और 6 5 जा 5 अपॉन में MB, ये आ गया। देख पहले उसने कंडीशन बताई कि तू 90 ग्राम पे कैलकुलेशन कर, फिर तू उसने क्या करा 18 ग्राम जल और घोल दिया,
कह रहा विलियन का वाष्पदाब बदल गया। विलय का शुद्ध जल है उसका नहीं बदलने का, वो फिक्स रहेगा। क्या पी नोट ए वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो दोबारा जल डालने से चेंज। अब सुन भाई, इसे पहला इक्वेशन मान लो और इसे फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दो सेकंड इक्वेशन से। पी नोट ए माइनस के 2.8 अपॉन में फिर ये कितना मिला 6/MB, ये तो कट गया पी नोट ए से। तो भाई बच्चा कितना पी नोट ए माइनस के 2.8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये तो कितना बन गया 5/40 और 5×2 = 10, 14 हो गया। ये कितना बन गया 6 पी नोट ए 9 × 54 5 6 दूनी 12 और 17.4 ये बन गया। डिजिट वाले एक साथ कर ले 17.4 माइनस के 14 और 6 पी नोट ए माइनस के 5 70 में से 14 गया 3.4 और इसमें से ये गया तो कितना बच आ गया पी नोट ए का वैल्यू। अब सुन, हमें एमबीबी निकालना था तो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू डाल दे। मान ले मैंने पी नोट ए का वैल्यू समीकरण 1 में रख दूं, पी नोट ए का मान समीकरण 1 में रखने पर 3.4 माइनस के 2.8 इक्वल 6/MB। 3.4 में से 14 में से 8 गया, कितना बचा 0.6 बच गया। और ये कितना बचा 3.4 अपॉन में 6 अपॉन में MB, पॉइंट से 6 अपॉन में 34 और 6 अपॉन में MB, तो ये बच गया 1/34 इक्वल 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर 34 ग्राम पर मोल। उतारो फटाफट। देखो भाई, ये जो हेनरी का क्वेश्चन है ना, ये पेपर में आते हैं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन करना तो आसान है, कैलकुलेशन लेंथी है। क्या लेंथी है? कह रहा 298 पर मेथान पर बेंजीन की जो मोललता का हेनरी स्थिरांक है, KH का वैल्यू कितना दे दिया 4.27 10⁵ mm Hg, और दाब कितना दे दिया P 760 mm Hg। मैथेन की बेंजीन पर मोललता, तू डायरेक्ट मोल प्रभाज निकाल दे। क्या निकाल दे? वही बात है। तो भाई P का फॉर्मूला क्या होता है KH, तो जीटा गैस कैसे मिलेगा P अपॉन में KH। P कितना दे दिया? एक चीज और देखियो, जिस रेशियो में ये होगा, जिस यूनिट में ये होगा उसी यूनिट में ये होना चाहिए, तभी जब तो मोल प्रभाज बनेगा। जिस यूनिट में ये है उसी यूनिट में ये हो, क्योंकि मोल प्रभाज का कोई ऐसा ही मात्रक। और ये 4.27 इंटू 10⁵, इसे ऊपर लेके जा 760 427, और ये ऊपर चला गया 10⁵, ऊपर 2 जीरो और बढ़ गई तो बन गया 10⁵, ये बन गया 760 अपॉन में 427, तो ये बन गया 10⁻⁻3। अब देख 427 से डिवाइड कर किसको 760 को, एक बार में चलेगा 427, 10 में से और 5 में से 2 गया, 7 में से 4 गया, पॉइंट लगा, जीरो उतार, 7 बार में चलेगा। कितने बार में? फिर भी 7 बार में चलेगा, तो ये कहीं ना कहीं आंसर बनेगा 1.78 इंटू 10⁻⁻3, और इसका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता। क्वेश्चन कैसे होगा? कह रहा है यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में
कितना लीटर जल है? कितने मोल N2 गैस विलय होगी? N2 का आंशिक दाब कितना दे दिया? दाब दे दिया गैस का, जो N2 गैस का जो दाब दिया ना वो दे दिया 0.987 बार। और KH का मान कितना दे दिया? 76.48 किलो बार दिया ना। तो ये 1 किलो में कितने 10 की पावर 3, ये KH का वैल्यू। अब सुन, यदि N2 गैस को इसमें जल में प्रवाहित किया तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल, कितने की बात कर रहा है? मिलीमोल होता है बहुत ज्यादा कम वैल्यू, मिलीमोल होता है बहुत ज्यादा। पहले जल के मोल निकाल, जल के H2O का अगर तू मोल निकाल लेगा ना तो भार अपॉन में अनुभार। अब भार 1 लीटर में होते हैं 1000 ग्राम, ओके। और अनुभार वाटर का 18, तो ये आ गया 55.55। 55 इस क्वेश्चन को बता रहा हूं कि पेपर में कहां तक छोड़ गया होगा, तो पूरा कर दियो, इतना आ गया। उसके बाद कह रहा है 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल, मतलब N के हमें ये निकालने हैं N2 के मिलीमोल, N2 के। भाई तूने मेरे से अभी पढ़ा कि सर जो P होता है ना वो होता है KH इंटू में एक्स ऑफ गैस, और ये भी किसका होता है? गैस का। तो ये भी N2 के लिए ही हुआ, तो एक्स ऑफ N2 तो बन जाओगा P ऑफ गैस अपॉन में KH। ये कैसे निकलेगा? N2 के लिए अपॉन में N H2O के लिए प्लस N P ऑफ गैस कितना दे रखा है? 0.987, और ये कितना दे रखा है? इंटू 10 की पावर 3। यहां से 16 होगा। अब सुन, बंद कर भाई इसे। हमें एक चीज बता, किस इस क्वेश्चन को आसान करने का तरीका, किसकी बात कर रहा है? मिलीमोल की, मतलब नाइट्रोजन का वैल्यू जो बहुत कम है, नाइट्रोजन का वैल्यू बहुत, जो NH2 है ना, जो NH2O है वो बहुत बड़ा है किससे? क्योंकि 55.55, अरे तो मिलीमोल है, मिली का मतलब कितना होता है? 10 की पावर -3, वो तो बहुत ज्यादा कम वैल्यू है। तो मैं इस वाली वैल्यू को खत्म करूंगा नीचे से, कर दिया तो बचा कितना? NN2 NH2O इक्वल 0.987 6.48 इंटू 10 की पावर 3। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दे, 0.987 76.48 इंटू 10 की पावर। अब देख किसका मल्टीप्लाई होगा? NH2O का। और NH2O का वैल्यू कितना निकाला था तुमने? 55.55। याद रखियो 1 लीटर के लिए इतने मोल होते हैं जल के। 76.48 इंटू 10 की पावर 3 और 55 अगर तेरे बस की हो तो पेपर में आगे सोल्व कर दियो, वरना कह रहा एक वाष्पशील विलय का 5% विलयन यूरिया। किसकी बात कर रहा है? यूरिया की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो WB दे दिया वो तो दे दिया 5 ग्राम। कितना यूरिया दिया? या इसे W1 लिख ले, W1 दे दिया 5 ग्राम और V1 कितने में? 100 ml। क्योंकि भाई संपरासरी विलयन की बात कर रहा है, विलयन के साथ क्या है? इसमें सांद्रता की बात होती है, और वो भी मोलरता वाले टर्म का। एक अवाष्पशील विलय का 5% विलयन यूरिया। यूरिया का अनुभार कितना होता है? 60। यूरिया होता है NH2, ओके। एक अवाष्पशील विलय का 5% विलयन यूरिया अनुद्राम 60 ग्राम का 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब विलयन के साथ संपरासरी है। तो अवाष्पशील विलय का अनुद्रव्यमान लिखिए। देख भाई,
ये जो W1 है ना, इसका क्या निकालना है? M1। यही तो है अवाष्पशील विलय। अगर तुझे नजर आ रहा हो, यही तो क्या है, एक अवाष्पशील विलय का 5% विलियन। फिर यूरिया की बात बाद में हुई है, यूरिया का क्या दे दिया, और ये दे दिया 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है ये समझ। जो हमें यूरिया, एक चीज सुन, ये मैंने यहां गलत लिख दिया है, ये वाला डाटा दोबारा सुनते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है एक अवाष्पशील विलय का 5% विलियन, यहां तक पढ़ा। अगर वो समपराशरी विलियन की बात कर रहा तो बात होती है मोलरता की। किसकी बात होती है? तो भाई 5 ग्राम कितने में? 100 ml में। फिर बात करिए किसकी? यूरिया की। यूरिया का अणुद्राम तो भाई M2 दे दिया कितना ग्राम पर मोल यूरिया, और यूरिया का इतना होता भी है। उसके बाद कितने में दिया? 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये जो डेसीमीटर क्यूब है ना, इसका मतलब होता है 1 लीटर में। कितने में? तो इसका मतलब जो W2 दिया वो दिया 10 ग्राम कितने में? 1 लीटर में। देख भाई, 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर। कितना? और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 10⁻³ या इसे ही बोलते हैं 1 ml। इसे क्या बोलते हैं? ये गलत लिख दिया, 1000 ml। सही है। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10⁻³ लीटर या 1 ml। अब सुनो भाई, पहले तो यहां तक पढ़ा कि 5%। ये नीट का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ी सी अटपटी लैंग्वेज है। 5 ग्राम कितने में? 100 ml में। फिर यूरिया दे दिया M2 60 ग्राम कितने में? 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर कौन सा विलियन बना रहा है? समपराशर। तो भाई जो π1 होगा वो किसके बराबर हो जाओ? तो π1 तो ये मतलब C1 RT और C2 RT से C1 क्या बन जाओगा? W1 M1। अगर ये ml में होगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर W2 M2 ml, और कितने से मल्टीप्लाई कर दें? ये 1000 से 1000। सुन भाई, W1 कितना दे रखा था? 5। M1 ही तो निकालना। V1 कितना? 100। W2 M2 V2 ml में लिखना। अरे अगर ml में लिखेगा 1000 से 1000 काट तो दिया ना, 1 आ गया। 0 से इसे इधर भेज दे। सो ml 1 डेसीमीटर क्यूब। फिर ये लिखो ना यहाँ 1000 ml। ये वाला लिखा जाएगा ना, ये वाला मैंने गलत लिख दिया। मैंने सोचा ये दे रखा है, तो नीचे क्या लिखेगा? तो 0 से 0, ये वाले से ये वाला, और इन 2 से, तो बचा कितना? 5 में M1 और ये कितना हो गया? 300 ग्राम उतार। अरे सुन, कह रहा है एक 6.5 ग्राम विलय, तो डायरेक्ट किसके बारे की बात करी है? WB कितना दे दिया? 100 ग्राम जल में। WA कितना दे दिया? में विलियन का 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब, 100 डिग्री सेल्सियस पर। और किसका है ये वाष्प दाब? तो PS लिखूं क्या?
732 mm, 732। यदि KB कितना दे दिया, तो इसका मतलब जल का है तो ये तो। उसके बाद एक चीज बताऊं, जल के लिए ये 760 होता है, 760 mm। शुद्ध विलायक का जो दाब होता है वो होता है 760। ये 1 ATM के बराबर ही होता है। जैसे 1 ATM बराबर 1.0013 बार, पर अगर mm में देखेगा तो 760 mm। अगर mm में देखेगा 1 ATM को तो वो कितना आता है। तो कह रहा है विलियन का कवथनांक क्या होगा, तो TB का वैल्यू पूछ रहा है कि TB क्या होगा। TB, अब सुन, डेल्टा TB, डेल्टा TB ऐसे निकलेगा TB माइनस T0B। और वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो वो तो दे रखा। क्या चाहिए सोल्व करके, डेल्टा TB अगर मिल जाओ, डेल्टा TB कैसे मिलेगा, KB इंटू में मोललता, या डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं। मोललता का फॉर्मूला होता है N WB ये हो गया। मतलब ये चीज कहीं ना कहीं हमें ये भी चाहिए, N WB अपॉन MB। WB तो दे दिया, पर अब ये थोड़ी बताया कि विलय क्या है, तो इसका मतलब अब तो इसे WB अपॉन MB ना लिख के ऐसे लिख जैसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो दूसरे तरीके से निकल जाओगा। इसे लिख N अपॉन में WA विलय के मोल, और इसे अगर ग्राम में लिखेगा तो ऊपर कितने की मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें क्या चाहिए अब, NB। अब सुन, NB एक तरीके से निकल सकता है, हमने ये पढ़ा था P0 A माइनस के PS अपॉन में P0 A, और फिर यहां लिखते हैं जीटा B, तो ये बन जाओगा NB अपॉन में Na प्लस P0 A कितना है, $760, और ये कितना है, और फिर 760 NB तो निकालना Na। अरे भाई जल के तो पता ही होता है, भार भार कितना दे रखा जल का, 100। अणुभार कितना होता है, उल्टा लिख दिया क्या, भार अपॉन अणुभार, भार कितना दे रखा, ठीक है 5 प्लस NB। जब तू यहां से NB सोल्व करेगा तो आओगा 0.212, 0.2। अब सुन, हो जाओगा, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। अब सुन, NB मिल गया, डेल्टा TB निकालना था, KB है 0.52, NB आया 0.212 1000, और WA कितना है 100। ये 2 जीरो कट गया। जब तू डेल्टा TB को सोल्व करेगा तो मिलेगा 1 डिग्री सेल्सियस। अब डेल्टा TB को ऐसे लिख, TB माइनस के T0B इक्वल 1 और प्योर वाटर का कितना होता है, अच्छा 5.5। अरे वो 1000 के लिए निकल रहा था, 1 लीटर के लिए, जब ऊपर 1000 था। आ जाएगा, जब 1000 होता है तो 55.55, जब 100 होता है 5 कैसे पागल आदमी भर्ती कर लिए मैंने इधर। लड़ते हैं पीछे वैसे करा था, अबे पीछे जाके तो देखो किसका करा था। तो 1.1 प्लस 100, तो ये आ गया 101.11। है कोई ऑप्शन, 101 इसका आंसर है, उतर। देखो भाई, वियोजन के लिए जो तेरे को फॉर्मूला याद रखना है, हाँ भाई यहां देख, वियोजन के केस में जो फॉर्मूला याद रखना है वो रखना है ये कि I इक्वल 1 प्लस n-1 इंटू में अल्फा। I इक्वल 1 प्लस n-1 इंटू में, ये किसके लिए याद रखेगा, वियोजन के लिए। अब सुन, I का नाम है वेन होप गुणांक, वेन होप, ओके।
एन का नाम है आयनों की संख्या, आयनों की उसके बाद अल्फा है वियोजन की मात्रा, वियोजन की क्वेश्चन करने सीख ले वरना नहीं आने के। अगर वियोजन का केस आ जा, किसका केस आ जा, तो वियोजन के लिए फॉर्मूला याद रखना है आई इक्वल 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू में अल्फा। अब तुझे इसके नाम भी याद हो, आई का नाम वेंट होप गुणांक, एन का मतलब आयनों की संख्या और अल्फा वियोजन की मात्रा। कोई बड़ी बात? अगर कोई भी चीज अगर 100% टूट रही है, कितना परसेंट वियोजन हो रहा है, 100% वियोजन हो रहा है, तो तू अल्फा का वैल्यू 1 लेके चलेगा। 100% वियोजन हो रहा है तो अल्फा का वैल्यू 1 लेके चलेगा। तो एक फॉर्मूला वियोजन का फॉर्मूला याद हो गया कि सर ने बताया आई इक्वल 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। ये किस केस में करेंगे, वियोजन के केस में। उसके बाद बात करते हैं संयोजन की। किसकी बात करेंगे, संयोजन के केस में बस बताओ तुझे कितना चेंज करना है, इसी फॉर्मूले को याद रखना है और एन को पलटी मरवा देनी है। एन को क्या कर देनी है, तो भाई सबसे पूछ लूंगा, लिखना बंद कर दो, सामने देखो बहुत आवे जैसे उतारना शुरू कर, दिमाग में उतार लो इसे। तो आई इक्वल 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू में एन को क्या लगवा देनी है, किसके केस में, देखो एक याद रख बस वियोजन वाला, आई इक्वल 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू में अल्फा। आई का नाम है वेंट होप, एन का मतलब है और अल्फा, इस वाले में एन को क्या लगवा दी, तो आई इक्वल मिला 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू अल्फा। देख आई का नाम अब भी क्या है, वेंट होप गुणांक, और एन का मतलब अब भी क्या है, बस इसमें जो अल्फा बचा, भी अल्फा संयोजन की मात्रा, संयोजन की दोबारा सुन ले भाई एक बार। वियोजन का केस है चाहे वो 100% टूटो या वो आधा टूटो, 3/4 टूट जाओ, 50% टूट जाओ, 25%, फॉर्मूला डायरेक्ट ये अप्लाई करना है। आई इक्वल 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू में आई का नाम वेंट होप, एन का मतलब आई नो और अल्फा। अगर कोई भी पदार्थ 100% टूट रहा है तो अल्फा का वैल्यू 1। संयोजन के केस में एन को क्या लगवा दो, तो 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू में बस अल्फा का नाम चेंज हो जाएगा संयोजन। सुन भाई अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों पे आते हैं। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन तू करेगा। किसी विलयन में, अरे यहां देखो, किसी विलयन में KCl 20% वियोजित हो जाता है, 20% वियोजित, किसी विलयन में KCl 20% वियोजित, तो वेंट होप गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। वेंट होप गुणांक का मान यदि किसी विलयन में KCl 20% वियोजित हो जाता है, मतलब टूट जाता है, तो वेंट होप गुणांक का मान, इधर आ जाओ आगे। देखो भाई अब सुनो, मैं एक क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं, अगला तो खुद ही करेगा। इधर देख,
सबसे पहले जो केसीएल है ना वियोजित हो जा रहा, वियोजित मतलब टूट जा रहा, तो जैसे ये टूटता है ना वैसा पहले तू लिख ले, लिख पहले केसीएल था तो ये बना के प्लस, इसके कितने आयन ब्रेक हो गए 2, तो एन का वैल्यू कितना लिख देगा, कोई बड़ी बात। अब देख अगर क्या हो रहा है वियोजित और क्या मांग रहा है, आई का वैल्यू मांग रहा है, और तुमने फॉर्मूला पढ़ा है कि सर आई इक्वल 1 प्लस, ये है फॉर्मूला, एन का वैल्यू पता लग गया, आयनों की संख्या, अल्फा क्वेश्चन में दे रखा कितना पर, तो बस तुझे इसे ऐसे लिखना है 20%, परसेंट हटा नीचे 100 बढ़ा दे, कितना बढ़ गया 100, ये बढ़ गया 0 से, तो अल्फा आ गया 0.2, अल्फा आ गया 0. अरे 10 से डिवाइड करेंगे तो वो 0.2 आ जाएगा। हमें क्या निकालना था आई, तो 1 प्लस एन का वैल्यू -1 अल्फा, तो भाई 1 प्लस 2 में से 1 गया इंटू 0.2, तो 1 प्लस 0.2 तो कितना बन गया, उतार। अरे NaCl कैसे ब्रेक हो जाओगा, NaCl ब्रेक होगा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl कितने आयन्स है, आई का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस n-1 इंटू में अल्फा, अल्फा 80% है, 80% का मतलब होता है 0.8, निकाल ले, अल्फा दिया कितने परसेंट 80, तो भाई 80/100 ये कितना हो गया, तो भाई आई इक्वल 1 प्लस एन की जगह कितना रख दिया 2 इंटू में 0.8, अरे यहां से 1 मिलेगा, तो 1 प्लस 0.8 कितना बन गया, MgCl2 कितने पार्ट में ब्रेक हो जाओगा 2Cl माइनस 2 और 1 कितना हो गया, आई इक्वल 1 प्लस n-1 इंटू में 1 प्लस n कितना 3-1, अल्फा 60% का मतलब कितना होता है, तो भाई आई इक्वल मिला 1 प्लस 2, 3 में से 1 गया और ये 0.6, तो 1, ये कितना बन गया 1.2, ऐड करेगा तो बन जाएगा 2.2। वेंट होप गुणांक का मान ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद है ना तुझे, आई इक्वल 1 प्लस एन को पलटी लगवा दो, एन डायरेक्ट कितना है से कंबाइन होता है, अगर मैं तुम्हें बता दूं 2CH3COH, मैंने थ्योरी में भी बताया था, ये 2 जुड़ के कितना बन जाता है 1 हो जाता, तो एन का वैल्यू कितना है, अल्फा कितना दे दिया 40%, 1 प्लस 1/2 -1 और 40% का मतलब है 0.4, तो भाई आई इक्वल 1 प्लस, अरे 1 में से 1/2 गया तो माइनस के 0.4, ये कितना बचा प्लस माइनस, और 1 में से ये गया तो 0, क्या लेस देन 1 आया, इसका मतलब एक्यूरेट आंसर है। अरे ये था C6H5COH बेंजोइक एसिड, कितने थे जुड़ के कितना बन गया, तो n का वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस 1/4, हेलो, हाँ भाई, हाँ अनुराग 4 बजे, ठीक।
अरे इधर देखो भाई, अरे अब तो बस सोल्व करना ही रह गया। इधर देखो, आई इक्वल 1/4 माइनस 1 इंटू में 0.8, तो 1 प्लस ये इधर चला गया 1 माइनस 4/4 इंटू में 0.8, ये कितना आ गया? तो 1 प्लस 4 में से 1 गया, 0.2 प्लस माइनस ये कितना हो गया? कितना बचा? 1 से कम आ रहा क्या? अणुसंख्यक गुणधर्म पहला पढ़ा था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। उसका जो फॉर्मूला आया था बच्चों, वो आया था P0A माइनस PS जीटा बी, पहले वाला। दूसरा सुनो, डेल्टा TB इक्वल KB इंटू में M, और यहां M होता था मोललता। डेल्टा TF इक्वल KF इंटू में फोर्थ, पाई इक्वल CRT। ये हमने 4 अणुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? ये होते थे। पर प्रॉब्लम ये तब तक वैलिड थे जब तक वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ थे, क्योंकि उनका जो आई होता था वो 100% होता था, ना तो वे संयोजित होते थे और ना ही। पर अगर संयोजित और वियोजित वाले पदार्थ आएंगे तो हम राइट साइड, ये लेफ्ट है और ये, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में आई का मल्टीप्लाई कर देंगे वेन होफ गुणांक का। तो ये बनेगा P0A माइनस PS इक्वल आई, फिर डेल्टा TB इक्वल मिलेगा आई, फिर डेल्टा TF इक्वल मिलेगा आई, और फिर पाई इक्वल मिलेगा ICRT। ये मिला। ये तब है वो वाले पदार्थ ना जो संयोजित होते और ना ही अनअपघट्य के लिए। पर अगर वैद्युत अपघट्य पदार्थ है उनके लिए फॉर्मूला ये वाला वैलिड रहेगा। ओके, अब सुनो, जो तुम्हें नहीं पता मैं वो भी बताता हूं। देखो भाई, हमारे पास ये 4 अणुसंख्यक गुणधर्म, कितने? 4। अब देख, अगर आई का वैल्यू बढ़ेगा, आई का वैल्यू, इसे मैं ना डेल्टा P ऐसे लिखूं, P0A माइनस PS, एक ही बात है। ऐसे लिखूं या ऐसे लिखो बात, तो भाई डेल्टा P अपॉन में P0A, अगर आई बढ़ेगा तो ये भी, मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी बढ़ेगा। उसके बाद डेल्टा TB अगर आई का वैल्यू बढ़ेगा तो डेल्टा TB का वैल्यू भी, और जो नॉर्मल जो T0B होता है उसका वैल्यू भी। विलियन वाले का, क्योंकि जो नोट वाला होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज। आई समानुपाती डेल्टा TF, अगर आई बढ़ेगा तो डेल्टा TF भी। पर एक दिक्कत है, जो विलियन का TF होता है ना वो घटेगा। आई के बढ़ने से डेल्टा TF, पर TF क्या है? विलियन का हिमांक, विलियन का। उसके बाद अगर आई बढ़ेगा तो पाई मतलब प्रासरण दाब भी। 2 चीजें घटती हैं, उन 2 चीजों को मैं अलग से तुझे बता रहा। अगर तू आई बढ़ाऊगा, आई को क्या करेगा? जो विलियन का हिमांक होता है वो घटता है। दूसरा, आई के बढ़ाने से जो सॉल्यूशन होता है ना उसका दाब घटता है। 2 चीज घटती है, एक तो विलियन का हिमांक और एक विलियन का दाब, और वो विलियन का दाब होता है ये PS।
अब तुझे पता था नहीं पता था मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आज से ये पढ़ जो मैं पढ़ा रहा हूं कि सारी चीजें बढ़ती है, डेल्टा टीबीबी, टीबीबी, पाई बी, डेल्टा टीएफबी, बस याद रख दो चीजें घटती है, विलियन का हिमांक, याद रखिए वर्ड होता है विलियन, विलियन का दाब और विलियन का हिमांक और विलियन का दाब, ये दो चीज घटती है किसके बढ़ने पे? उतारो फटाफट। सुन भाई क्वेश्चन कह रहा है एक अवाष्यशील विलय ए, विलय का नाम क्या है यहां पे? ए, जल में 80% तक टेट्रामेराइज हो जाता है। टेट्रामेराइज का होता मतलब होता है जुड़ना। क्या होना? पहले 4 थे, फिर 4 से कितना बना होगा? 1 बना होगा। 4 से कितना बना होगा? 1 बना होगा। मतलब हमारे पास कुछ कुछ ऐसी कहानी रही होगी कि पहले 4A था और जुड़ के कितना बन गया, और कितने % तक हुआ वो? तो तुझे तो डायरेक्ट तुझे पता नहीं लग गया ये 80% अल्फा का वैल्यू है, संयोजन या वियोजन का? तो 0.8 आ गया, परिवर्तित हो जाता है 2.5 ग्राम ए, तो ए का वैल्यू भी बता दिया कितना है, तो ये हमें WB दे दिया 2.5 ग्राम को किस में घोला गया? 100 ग्राम। कोई दिक्कत? 100 ग्राम जल में घोलने पर यह द्रव्यमानक नहीं गलत हो रहा, हिमांक में 0.3 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। अरे कमी तो मैंने बताया ना था, हिमांक में कमी, यह डेल्टा टीएफ होता है। डेल्टा टीएफ कितना दे दिया? ए का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ए का मोलर द्रव्यमान एमबी ज्ञात करना है। एक बार मेरे को है ना इसमें डाउट है तो मैं चेक कर ले रहा टेम्परेचर में। %, ये 0 पॉइंट सही है भाई, सब कुछ सही दे रखा सब कुछ। अब सुनो भाई, हमें क्या निकालना है? ए का मोलर द्रव्यमान। अब सुनो भाई, हमने 4 से जुड़ के कितना बन गया? 1, और ए का कितना निकालना? मोलर द्रव्यमान। पहली बात तो हिमांक का फॉर्मूला लगा। हिमांक का फॉर्मूला था क्या? डेल्टा टीएफ इक्वल आई के एफ इंटू में एम। एम क्या होता था? मोलर था। पर निकालने के लिए इसमें हमें क्या चाहिए? तो सबसे पहले किस पे काम करेंगे? आई पे। आई आओगा कैसे? 1 + 1/n - 1 इंटू में, अरे जब संयोजन होता था तभी तो लगाते थे ये फॉर्मूला। आई इक्वल 1/n, n कितने हैं? और अल्फा 0 पॉइंट, तो 1 प्लस ये सोल्व करके कितना बन जाओ? अरे अभी तो सोल्व करा था तुमने ऐसी कैलकुलेशन, तो ये कितना आ गया? तो 1 प्लस ये कितना हो गया? तो ये मिला 1 माइनस के 0.6 और ये मिल गया 0। आई निकालना आ गया, इसमें कोई बड़ी बात। अब सुन भाई, हमने डेल्टा टीएफ पढ़ा कि सर मिला आई के एफ एम। अब मोलरता का फॉर्मूला लिखें, डेल्टा टीएफ इक्वल आई के एफ एम को क्या लिखेंगे? डब्ल्यू बी एम बी। मोलरता का डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना पड़ेगा भाई, बताया तो था मैंने कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए इंटू में, यानी ऐसे लिख लो, एन क्या होता है? एन बी अपॉन में डब्ल्यू ए, और ये किस में होता है? केजी में। और जब तू एन बी को चेंज करता है तो बनता है डब्ल्यू बी एम बी। अगर डब्ल्यू ए को ग्राम में लेगा तो ऊपर कितने की मल्टीप्लाई करेगा? इसीलिए मैंने एम को चेंज करके ये लिखा। अब देख, हिमांक में कमी कितना दे रखा? 0.3। इसे देख, चेंज अगर दे रखा, अगर वो सेल्सियस में है या केल्विन में है, चेंज में कोई परिवर्तन,
ये सेल्सियस में भी इतना ही होगा और केल्विन में भी। उसके बाद आई का वैल्यू कितना आया? केएफ किसकी बात कर रहा था? जल में घोलने पर। तो जल के लिए केएफ का वैल्यू कितना होता है? 1 डब्ल्यू बी कितना दे दिया? 2.5 इंटू में हमें एम बी तो निकालना है, डब्ल्यू ए दे रखा है। सुन भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, अब देख इंटरचेंज कर दे। एम बी इक्वल मिला 0.4, 0.2, 186। पॉइंट हटाओगा नीचे कितनी जीरो बढ़ जाओगी, और इसका भी पॉइंट हटाओगा तो नीचे 1 जीरो और बढ़ जाओगी, और ऊपर पहले से क्या था? इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट, और ये वाला जीरो से 25 4 जा, तो 4 इंटू में 186, 3 इंटू में 4, 4 से 4, 3 6 जा और 3 2 जा, ग्राम पर मोल। सुन भाई क्वेश्चन, मैं इधर बता दे रहा, मैं पढ़ के बता दे रहा। NaCl का 1.2% विलियन, किसका? NaCl का 1.2% विलियन ग्लूकोज के 7.2% विलियन के साथ समप्रासरी है। कैसा है? NaCl विलियन के लिए वेंट होप गुणांक की गणना कीजिए। आई निकालने के लिए बोल रहा। देखो भाई, एक तो कौन दे दिया? NaCl, तो मतलब पाई किसका? NaCl का, और दूसरा पाई ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या होता है? C6H। इधर देख भाई, कह रहा NaCl का 1.2% विलियन, NaCl का 1.2%। इस बात का मतलब समझ में आ गया भाई तुझे? 1.2% NaCl का विलियन, इसका मतलब है WB जो विलियन होगा किसका? 1.2 ग्राम NaCl 100 ml वाटर में। बताया तो था मैंने पहले भी। ये कितना है? 7.2%। 7.2% C6H12, तो मतलब 7.2 ग्राम कितने में? 100 ml में। ओके, इसका फॉर्मूला क्या लिखते थे? पाई1 C1 RT, और इसका फॉर्मूला लिखते थे C2 RT से RT। ये C यहां मोलरता होता था, क्या होता था? तो ये बन N1 V1, और अगर ये ml में है तो ऊपर, फिर N2 अगर ये ml में है ऊपर, ये खत्म हो गया। N1 को क्या लिखेंगे? W1 M1 V1, और ये। पर एक चीज बता दूं, NaCl है, क्या है? और कह रहा NaCl का वेंट होप गुणांक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब NaCl ब्रेक हो जाएगा, NaCl ब्रेक। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले में मैं I का मल्टीप्लाई करूंगा। अब आधे बच्चे क्या होंगे कि सर इसमें क्यों नहीं करा C6H12O6? ध्यान से देख, ये विद्युत अनपघट्य है, और इसके लिए I का वैल्यू 1 होता है, ना तो ये संयोजित होता और ना ही, इसलिए उसने इसी का निकालने को नहीं बोला, क्योंकि ये तो 100% वाला है। हाँ, पहली बात तो अगर मान ले इसका बोल भी देता ना, कहता कि भाई ग्लूकोज का निकाल, तो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट I = 1, क्योंकि ना तो वो टूटता प्यार में और ना ही वो प्यार में, तो फिर कहां से निकाल लेंगे? तो इस तरफ हमने NaCl की तरफ I का मल्टीप्लाई करा, क्योंकि फॉर्मूला मैंने तुझे ये भी तो बताया था ना, पाई = ICRT। ओके, उसके बाद I निकालना है। W1 कितना दे रखा था भाई? और M1 ग्लूकोज NaCl है, और NaCl का M1 कितना हो जाएगा बताओ? अरे Na का 23 और Cl का कितना होता है? 5 3 8 और 3 58
अरे यार तुम क्यों इतना लड़ रहे हो गया। और V1 कितना है, ये कितना था 7.2, 180, क्योंकि ग्लूकोज का तो डायरेक्ट याद होता है या उसमें भी चूचा करनी। 12 6 जा, इसे इधर भेज दो, तो I इक्वल 6 इंटू में 58 पॉइंट अपॉन में 180, 30 आ गया। I इक्वल 58.5, पॉइंट हटा दे, 585, इसे ऐसे लिख दूं, 3 से काट, 3 बन जा, कितना बच गया 2, I का वैल्यू आ गया 1.95, और देख 1 से ज्यादा आ रहा है क्योंकि वियोजन और था ना, तो वो 1 से ज्यादा आता ही। उतारो, एक काम करो, एक क्वेश्चन लिख लो अगर दिख नहीं रहा। NaCl का 1.2% विलियन लिखो फटाफट। NaCl का 1.2% विलियन, NaCl का 1.2% विलियन ग्लूकोज के साथ, NaCl का 1.2% विलियन ग्लूकोज के साथ 7.2% विलियन के समप्रासरी है।